आप सभी को स्वागत करता हूं महावती सर ऑफिशियल चैनल में। आज हम भाषा, हिंदी भाषा, लिपि तथा व्याकरण के ऊपर चर्चा करेंगे। तो भाषा क्या होता है? भाषा का अर्थ होता है लैंग्वेज। मनुष्य को सभी प्राणियों में बुद्धिमान माना गया है। इसका कारण यह है कि ईश्वर ने उसको अद्भुत तार्किक शक्ति दी है, जिससे वह नई नई बातों की खोज करता है, उन पर तर्क एवं विचार करता है, फिर उन बातों को दूसरों तक पहुंचाता है। अपने मन की बात उसी रूप में समझाने की शक्ति केवल मनुष्य में ही है। इस प्रवृत्ति का साधन है भाषा। तो क्या कहा गया है कि भाषा मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, या मनुष्य के भावों को व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा शब्द संस्कृत भाषा की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है स्पष्ट वाणी अथवा बोलना। भाषा मानव के मुख से निकली वे सार्थक ध्वनियाँ हैं जो दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने का काम करती हैं, अर्थात स्पष्ट रूप से भाव बताती है, इसलिए यह भाषा कहलाती है। ओजस्व, उसका भाई, उसका माता पिता दूरदर्शन पर समाचार सुन रहे हैं। जैसे ही समाचार वाचिका ने कहा कि श्रीलंका में चल रहे 50 वनडे क्रिकेट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को एक बहुत रोमांचक मैच में हरा दिया, ओजस खुशी से उछल पड़ा। समाचार वाचिका ने बोलकर कुछ कहा और सुनने वालों ने उसे तुरंत ही समझ लिया। अतः हम कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति बोलकर कुछ बात कहता है तो सुनने वाला उसे सुनकर समझ लेता है। यहाँ पे इसका दृश्य भी आपके सामने वर्णन किया गया है, दिखाने की कोशिश किया गया है। ओजस्व दिल्ली के केंद्रीय विद्यालय में 6ठी क्लास में पढ़ता है। उसकी अर्धवार्षिक परीक्षा का परिणाम आया तो उसने अपने दादाजी को पत्र लिखा, जिसमें उसने अपने अंक का विवरण लिखा। दादाजी ने ओजस्व का पत्र पढ़ा और उसकी बात समझ ली। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपनी बात लिख कर प्रकट करता है तो उसे पढ़ने वाला पढ़कर समझ लेता है। अपनी बात को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाने और दूसरे व्यक्ति द्वारा कही गई या लिखी गई बात को सुनकर या पढ़कर समझ लेने का नाम ही भाषा है। हमको ये तो हो गया समझ की बात, लेकिन भाषा की परिभाषा अगर हमको लिखने के लिए बोला जाए तो क्या लिखेंगे? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों अथवा विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है। वह भाषा के द्वारा दूसरों के भावों और विचारों को सुनकर और पढ़कर जानता है। संक्षिप्त में कह सकते हैं कि भाषा विचारों अथवा भावों के आदान प्रदान करने का साधन है। तो भाषा के द्वारा हमारा क्या उन्नति होता है? हम भाषा के द्वारा एक दूसरे के मन की बात को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। हिंदी भाषा के अंतर्गत एक सेक्टर आता है हिंदी। भाषाएं अनेक हैं, लेकिन संसार के विभिन्न देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। जैसे रूस में रूसी, चीन में चीनी, जापान में जापानी, इंग्लैंड में अंग्रेजी। भारत जैसे बड़े देश में अनेक भाषाएं बोली तथा पढ़ाई जाती है। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, उड़िया, गुजराती, तमिल, तेलुगु, असमिया, मलयालम, बंगला, पंजाबी, कन्नड़, मराठी, सिंधी आदि। इसी तरह से भारत के संविधान में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसे भारतीय संघ के कामकाज की भाषा बनाया गया। 14 सितंबर का दिन प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको इतना याद रखना है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में ग्रहण किया गया है, और इसी वजह से प्रतिवर्ष हम 14 सितंबर का दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। भाषा की आवश्यकता क्यों है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे समाज में रहते हुए और बहुत सारे आवश्यकता को पूरा करना होता है, इसलिए उसे कभी अपने मन के विचारों को प्रकट करना पड़ता है, तो कभी दूसरों के विचारों को समझना पड़ता है। भाषा न केवल विचारों तथा भावों का प्रकट करने का महत्वपूर्ण साधन है, बल्कि ज्ञान के भंडार को सुरक्षित रखने का भी साधन है। इसी वजह से हमको भाषा की आवश्यकता पड़ती है। भाषा के प्रकार
हम भाषा का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार से दो प्रकार से करते हैं तथा बोल करके या लिख करके। उसी तरह से भाषा का प्रकार दो प्रकार कहा जा सकता है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। एक एक करके समझते हैं कि मौखिक भाषा क्या होता है और लिखित भाषा क्या होता है। मौखिक भाषा जब दो या दो से अधिक व्यक्ति बोलकर अपने मन के भावों या विचारों को एक दूसरे पर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। उदाहरण देकर के हम समझने की बात करें तो अध्यापिका बोल करके विद्यार्थी को पढ़ा रही है। अब आप भली भांति समझ गए होंगे कि बोलकर अपनी बात कितनी आसानी से समझाई जा सकती है। दूसरों को अपनी बात समझाने के लिए स्पष्ट रूप से बोलना जरूरी है। स्पष्ट रूप से बोलकर अपने मन की बात दूसरों को ठीक तरह से समझाई जा सकती है। इसी तरह से हम समझ में आ गया कि हमको मौखिक भाषा किसे कहा जाता है। जो भाषा हम मन के विचार को प्रकट करने के लिए बोल करके व्यक्त करते हैं उसको मौखिक भाषा कहा जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लिखित भाषा किसे कहा जाता है। जब मनुष्य अपने मन के भावों को या विचारों को लिखकर प्रकट करता है उसे लिखित भाषा कहा जाता है। एग्जाम्पल दे करके समझने की कोशिश करते हैं। सतीश पत्र लिख रहा है, आयुष किताब पढ़ रहा है। भाषा के इन दोनों माध्यम के अतिरिक्त संकेतों द्वारा भी भाषा का प्रकट करने का प्रयत्न किया गया है। जैसे भूख लगने पर बच्चा रोता है और संकेत के माध्यम से बताने की कोशिश करता है। हम लिखित भाषा के अंतर्गत यह समझे कि हम कोई भी चीज़ को लिख करके बताने को उसी को ही लिखित भाषा कहा जाता है। लिखित भाषा स्थायी होता है। उसी के साथ साथ जब हम गूंगे व्यक्ति को देखते हैं वो लिख नहीं मतलब बोल नहीं पाता लेकिन लिख पाता है तो गूंगे व्यक्ति के लिए लिखित भाषा बहुत ही अच्छा माना जा सकता है। ऐसे रूप से भाषा के और एक रूप हमारे सामने आता है जो कि सांकेतिक रूप। विद्वानों ने भाषा के सांकेतिक रूप को सही मायने में भाषा नहीं माना है। सांकेतिक भाषा का प्रयोग सभी प्रकार के विचारों को प्रकट करने के लिए नहीं किया जा सकता, अतः इससे सर्वसाधारण का काम नहीं चल सकता। यही कारण से भाषा के केवल दो ही रूप को माना जा सकता है। अब तो समझ में आ गया कि भाषा किसे कहते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं, भाषा के अंग कितने होते हैं। भाषा वर्ण, शब्द तथा वाक्य की सहायता से बनती है, अतः लिखित भाषा के 3 अंग होते हैं। पहला होता है अक्षर या वर्ण, जिसको कि इंग्लिश में लेटर कहा जाता है, शब्द या वर्ड्स, उसके बाद वाक्य या सेंटेंस। एक एक करके समझते हैं। अक्षर या वर्ण किसे कहा जाता है। अक्षर या वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे कि अ, आ, ई, क, च, प आदि आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। जैसे कि वर्ण हमारे हिंदी ग्रामर में 2 तरह का पढ़ा जाता है, एक होता है स्वर वर्ण, एक होता है व्यंजन वर्ण। आगे की ओर समझेंगे। शब्द किसे कहा जाता है। वर्ण या अक्षर के सार्थक समूहों को। सार्थक, निरर्थक। सार्थक का अर्थ होता है कोई भी शब्द का अर्थ हो, उसी को ही सार्थक कहा जाता है। निरर्थक मतलब किसी शब्द का अर्थ ना हो, उसे निरर्थक कहा जाता है। सार्थक शब्द यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, मोहन, पुस्तक, राम, मेज इत्यादि। इसी तरह से मोहन का कुछ अर्थ है, पुस्तक का कुछ अर्थ है, लेकिन नहमो मतलब निरर्थक शब्द हुआ जिसका कि कोई अर्थ नहीं है। वाक्य किसे कहते हैं। शब्द के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जो शब्द होता है, शब्द को सही ढंग से सजा करके लिखना और उसी वाक्य का कोई अर्थ निकलता हो, शब्द के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं और उसका अर्थ निकलता हो। नेहा विद्यालय में पुस्तक पढ़ती है। नेहा विद्यालय में पुस्तक पढ़ती है, इसमें से इसी वाक्य में हमको कुछ समझ में आया। नेहा एक शब्द है, विद्यालय एक शब्द है, पुस्तक एक शब्द है, पढ़ती है, पढ़ती एक शब्द है एक वर्ण है। इसी तरह से सार्थक समूह क्या हुआ, सभी चीज़ एक व्यवस्थित ढंग से है, इसी वजह से इसको सार्थक कहा गया। आपको समझ में आ गया है कि भाषा के अंग कितने होते हैं। 3 होते हैं, अक्षर या वर्ण, शब्द और वाक्य। आगे बढ़ कर के चलते हैं। बोली। बोली का अर्थ क्या होता है। किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग किए जाने वाली भाषा का स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है।
जैसे कि हमारे पूरे राजभाषा हिंदी है, लेकिन हम जब कहाँ पे गुजरात में जाते हैं तो वहाँ पे मारवाड़ी लोग ज़्यादा देखने को मिलते हैं। वहाँ पे मारवाड़ी बोली है, भोजपुरी बोली है, हरियाणवी हरियाणा में बोले जाने वाले शब्द या वाक्य के अंतर्गत वो एक बोली के अंतर्गत आता है। ये सभी बोलियां हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। उपभाषा किसे कहा जाता है? जबकि जब बोली का क्षेत्र बड़ा हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने लगती है। बोली का क्षेत्र धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और उसके अंदर जब साहित्य की रचना होने लगती है, जैसे कि ब्रजभाषा। ब्रजभाषा के अंतर्गत क्या आता है कि हमारे सूरदास जी का कुछ पंक्ति है, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कित बार मोई दूध पीपत भई, यूं अजबी है छोटी। यह एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। लेकिन हम जब जान चुके हैं कि ब्रजभाषा के अंतर्गत इस तरह की बोलियाँ और उपभाषा बोलियों का थोड़ा उन्नत रूप माना जाता है। लिपि। लिपि मतलब जो भाषा की ध्वनियों को लिख करके प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह को लिपि कहते हैं। बोली और लिपि में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। लिपि मतलब जो हम लिखते हैं। आओ आओ बोलना होता है, लेकिन आ ओ, आ एक शब्द है, ओ एक शब्द है। इस शब्द बोल रहा हूँ, सॉरी, वर्ण है। ये ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती हैं। इन्हें लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं, उसी को ही लिपि कहते हैं। जैसे कि आओ, आ युक्त ओ, इन दोनों को मिला करके आओ लिखा गया और यही आ ओ, इसी को ही लिपि कहा जाता है। जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, लेकिन हिंदी का जो लिपि होता है वो देवनागरी होता है। संक्षेप में कह सकते हैं कि किसी भी भाषा की लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। जैसे ही कहा गया कि आपको तो समझ में आ गया कि लिपि क्या होता है, लेकिन हम हिंदी के लिए प्रमुखतः देवनागरी लिपि को ही मानते हैं। संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि किसी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। उसी तरह से अरबी, फारसी लिपि, अरबी की लिपि जो है फारसी होता है, अंग्रेज़ी का रोमन होता है, पंजाबी का गुरुमुखी लिपि होता है। हम जब ग्रामर के ऊपर, व्याकरण के ऊपर आते हैं, तब हम आम तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 वाक्य लिखा गया है। हम दूध खा लिया, मेरे को सोने दो, मोर नाच रही है। इन कथनों में बोलने वाले ने अशुद्ध भाषा का प्रयोग किया है। जब ऐसे वाक्य लिखते हैं तो अध्यापक इनके स्थान पर शुद्ध वाक्य लिखकर दिखाते हैं। जैसे कि मैंने दूध पी लिया, खा लिया कभी भी नहीं होता, पी लिया होता है। मेरे को सोने दो, मुझे सोने दो, मोर नाच रही है, मोर नाच रहा है होता है, नाच रही है कभी भी नहीं होता। व्याकरण किसे कहा जाता है? व्याकरण का अर्थ होता है, व्याकरण को परिभाषित करते हुए लिखा गया है, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा की शुद्ध बोलने और लिखने के नियम की जानकारी देता है। तो व्याकरण हमको निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। पहला होता है, हम व्याकरण को जब शुद्ध रूप में, व्याकरण की भाषा को मनुष्य जब अर्जित करता है तो उसको 3 चीज़ें पहले पढ़ना होता है। पहला होता है वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार और तीसरा होता है वाक्य विचार। वर्ण विचार मतलब व्याकरण के इस विभाग में वर्ण के स्वरूप, भेद, प्रकार आदि के बारे में विचार किया जाता है। व्याकरण का वर्ण, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, उसका भेद और उसके प्रकार के बारे में जब जानकारी प्राप्त होता है तब हम वर्ण विचार में प्रवेश करते हैं। शब्द विचार, शब्द के स्वरूप, भेद, प्रकार, लिंग, वचन का जानकारी हमको शब्द विचार में प्राप्त होता है। वाक्य विचार, व्याकरण में वाक्य की रचना, वाक्य का भेद और विराम चिन्ह के बारे में जानकारी मिले तब उसको वाक्य विचार कहा जाता है। इस तरह से हमने पहला चैप्टर कंप्लीट किया है, वो होता है भाषा
भाषा, हिंदी भाषा, लिपि तथा व्याकरण। हमको भाषा का भी ज्ञान हो चुका है। हिंदी भाषा के अंतर्गत हमने जाना कि हिंदी क्या होता है, हिंदी भाषा हम कैसे प्रयोग करते हैं। उसके उपरांत हम जाने कि लिपि क्या होता है। उसके उपरांत हम जाने कि व्याकरण का प्रयोग कैसे किया जाता है। आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगा, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अगर अच्छा लगा तो आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।